जैसा तुम बोलोगे, सोचोगे और काम करोगे, वही तुम्हारे पे वापस लौट कर आएगा। तो दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और अच्छे काम करो, यही सच्चा कर्म है। दोस्तों, इस जीवन में यूँ इस तरीके से ज़िंदगी जियो कि लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारे कर्म के लिए तुम्हें पहचाना जाए, और अपने मस्तिष्क में हमेशा एक पॉजिटिविटी लेकर आओ, उच्च सोच रखो। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबीता प्रधान और आप सभी का स्वागत करती हूं आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम धरती धरारी में। और आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको एक बड़े ही स्पेशल गेस्ट से मिलवाने वाले हैं। वे एक एजुकेशनलिस्ट हैं, सोशल वर्कर है और साथ ही में मोटिवेशनल स्पीकर भी है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं नरेंद्र सिंह रावत जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नरेंद्र जी, हमसे जुड़कर आज कैसा महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा दूरदर्शन को और दूरदर्शन की समस्त टीम को, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और एक सौभाग्य मिला कि दूरदर्शन के सभी दर्शकों के साथ मेरा रूबरू होने के लिए। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, और हम सभी के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है क्योंकि आप एक एजुकेशनलिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, तो बहुत कुछ आपसे जानने को मिलेगा। नरेंद्र जी, बहुत अच्छे आप कार्य कर रहे हैं, लोगों की आप मदद करते हैं, सर्व ह्यूमन सर्व गॉड में आप बिलीव करते हैं। तो जिसके विचार इतने नेक हो, उसकी जीवन यात्रा भी बहुत ही खूबसूरत रही होगी। तो जानना चाहेंगे आपकी लाइफ जर्नी के बारे में। वैसे मेरा मूलतः निवास जो है बेसिकली देवभूमि उत्तराखंड से है। वी आर बिलोंग उत्तराखंड, और हमारी जो जन्म स्थल है वो वीरभूमि राजस्थान से ही हूँ मैं बेसिकली। और बड़ी ही सिंपल लाइफ हुई है हमारी बचपन की, और बहुत ही स्ट्रगल किया है मेरे माता पिता ने, जो उनका भी बॉर्न यहीं का ही है, जयपुर का। और काफ़ी मेहनत करके उन्होंने हमें एक बेहतरीन शिक्षा दी और एक हमें बेहतरीन संस्कार दिए, जिसके कारण मैं समाज के प्रति कुछ कर पा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है नरेंद्र जी ये जानकर कि आपके विचार ही इतने खूबसूरत हैं। और जैसे कि आपने बताया कि स्टार्टिंग में आपने बहुत स्ट्रगल किया, तो बिना स्ट्रगल करे तो कोई अपनी ज़िंदगी जीने के असली मूल और मायने भी नहीं समझ पाता है। सोशल वर्कर हैं आप सर, सोसाइटी को बहुत ही अच्छी तरीके से सर्व कर रहे हैं और उनकी भावनाओं को आप समझ भी सकते हैं। तो हम जानना चाहेंगे सर, क्या ऐसा करते हैं सोसाइटी के लिए आप? समाज के लिए, जैसा मैंने अपने बच्चे के नाम से अक्सेंदर वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना की गई, और उसमें हम लोग गो सेवा हम लोगों ने भी रिसेंटली काफ़ी करी है। उसके अलावा हमने वस्त्र बैंक बनाया हुआ है गरीब लोगों के लिए, जो वस्त्र, जो नीडी लोग होते हैं, जिन्हें कपड़ों की रिक्वायरमेंट होती है, या जिनके पास ऐसे सर्दियों, राजस्थान में बहुत ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है, तो जब उन्हें ज़रूरत होती है तो हम लोग तुरंत उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। और हम लोग साथ ही ऐसे नीडी लोगों के साथ भी जाते हैं जिन्हें समय चाहिए होता है। कई लोग अनाथालय में छोड़ देते हैं अपने लोगों को, तो उनके साथ हम लोग हमारा टाइम स्पेंड करते हैं, मैं और मेरी पूरी टीम। और अभी रिसेंटली मैंने अपने पिताजी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया था। 18 अक्टूबर को ही किया था। लगभग 500 से ज़्यादा यूनिट हम लोगों ने कृत किए थे, और ऐसे बहुत सारे हम लोग समाज के प्रति बहुत से नेक काम कर रहे हैं। मैं और मेरी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं, और इसी तरीके से हम लोग समाज के प्रति कुछ कर सके, ये मेरी हमेशा से ही इच्छा थी। और मेरे पेरेंट्स का शुरू से जो मुझे मोटिवेशन दिया गया है, जो एजुकेशन के साथ साथ समाज सेवा करना, लोगों की हेल्प करना, मदद करना, ये मेरा परम उद्देश्य है। बहुत ही अच्छा लग रहा है नरेंद्र जी जान के कि आपने इतने सारे कार्य करे हैं, अलग अलग आयामों से आप जुड़े हुए हैं। ब्लड डोनेशन कैंप्स, गायों के लिए आपने इतने अच्छे नेक काम करे हैं। बच्चों की शिक्षा पर भी आपने काफ़ी काम करा है, तो वो हम जानना चाहेंगे। जैसा कि मोटिवेशनल स्पीकर और वेलफेयर सोसाइटी के साथ साथ मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ। और एजुकेशन हमें, जो मैंने हमेशा सीखा है मेरे पेरेंट्स से, कि एजुकेशन, बेहतरीन एजुकेशन के साथ साथ मॉरल बेस्ड एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लोगों को आज के टाइम में, आज चाहे हम कितने भी बड़े लेवल पे पहुंच जाएं, एजुकेशन, बेहतरीन एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन जब तक नहीं होगी, आगे लाइफ बेकार है। मेरा जो मानना है कि जब तक हम दूसरों की हेल्प ना कर सकें, जैसा कि कहा गया है, परमहित सरीस धर्म नहीं भाई, जीवन में दूसरों का भला करने से बेहतर और कुछ भी नहीं। एक बेहतरीन एजुकेशन के साथ साथ आप एक अच्छा इंसान बनना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी के बिहाफ पे हम लोग हमारे सारे बच्चों को, और हम लोग हमारे लेवल पे प्रयास करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन लेवल पे एजुकेशन दें, और उन्हें एक मॉरल वैल्यू एजुकेशन दें जो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति के साथ जुड़ी रहे।
जी जी जी। और बहुत ही ये चीज़ बहुत अच्छी भी है कि बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाती है उनका बिहेवियर, उनके एक्ट भी आगे जाकर वैसे ही होते हैं। और नरेंद्र जी, एक बहुत ही ख़ास बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बच्चे जब छोटे होते हैं उन्हें शिक्षा दी जाती है तो एक मेयर जब वो आगे भी बढ़ जाते हैं तो उनके हाथ में एक सर्टिफिकेट होना या बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ होना ही काफ़ी नहीं होता। जी। जैसे कि आपने बताया, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आप उनमें वो वैल्यू इनकलकेट करते हैं, डालते हैं, जिससे वो आज हमारी सभ्यता और संस्कृति को समझें, हमारी वैल्यूज़ को समझें। वैसे हम लोग, जैसा मैंने बताया है कि हम लोग मॉरल वैल्यू एजुकेशन पे ज़्यादा वर्क करते हैं। हम लोग एसोसिएट हैं अक्षय पात्र से। हम लोग उनको इनवाइट करते हैं प्रभु जी और को, और समय समय पर हम लोग इस तरीके के कल्चर आइटम रखते हैं बच्चों के लिए मॉरल वैल्यूज़ के लिए हम लोग क्लासेस लगाते हैं। हम लोग वहाँ पर हवन तक कराते हैं बच्चों के लिए स्पेशली, कि हमारी सभ्यता हमारे देश की संस्कृति के साथ जुड़ी हुई रहे। और इस तरीके के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग एक बुक के साथ साथ उन बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट हम लोग कराने का पूरा प्रयास करते हैं कि सोसाइटी के लिए, समाज के लिए एक बेहतरीन इंसान हम लोग तैयार करते हैं। जी जी, बहुत ही अच्छी बात है सर। वैल्यूज़ अगर बचपन से ही दी जाए तो वैसे ही बच्चा आगे इनकलकेट होता है। समाज सेवी हैं सर आप, हमारी सोसाइटी में बहुत ही अच्छा एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आप बहुत लोगों की मदद करते हैं और जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, हम खुद पे प्राउड फील करते हैं कि हाँ हम इस लायक हैं कि हम किसी की हेल्प कर सके। तो वहाँ से आपको रिस्पांस कैसा मिलता है? क्या कोई पर्सनल कनेक्ट रहता है आपका? जब मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्ट तो मैंने बहुत लंबे समय से किया हुआ था, बट मैंने अपने जब अक्षेंद्र वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना करी थी, तो मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, खुद ही को ही जूझना पड़ा चीज़ों को करने के लिए। जब लगा कि लोगों को लगा कि यार बहुत अच्छा काम कर रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया, तो काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े। और अब मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं मेरे बैक साइड से भी, चाहे मैं रहूँ ना रहूँ, मेरी प्रेजेंस रहे या ना रहे, तो वो लोग अपने लेवल पे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो खुद पे कई बार प्राउड फील होता है कि एक जो छोटी सी पहल थी मेरी कि यार समाज के प्रति लोगों को अवेयर करना, एक अच्छी सोसाइटी को डेवलप करना, जिससे कि एक भव्य राष्ट्र का निर्माण हो सके हमारे देश का, हमारे देश की जो गरीबी है उसे हम कम कैसे कर सके और किसी के चेहरे पर मुस्कान कैसे ला सके, तो वो प्रयास हमारा कहीं ना कहीं मुझे सफल होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ नरेंद्र जी, और ये सब जान के बड़ा ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी कम समय से आपने इस फील्ड को चुन लिया और आपने एक लाइन अपने लिए डेडिकेट कर ली कि मुझे सोशल वर्कर बनना है या एजुकेशनलिस्ट बनना है। तो इस बात को आपको रिकॉग्नाइज भी किया गया प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस द्वारा, आपको एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2022 से भी नवाजा गया। तो केवल आपने अपनी कला को भारत तक ही नहीं रखा, वो उसको आपने बाहर भी रिप्रेजेंट करा, और ये हम सभी के लिए बड़ी ही गर्व की बात है। तो कैसा आज महसूस करते हैं? वो अवार्ड आपको किसके लिए दिया गया, ये हम जानना चाहेंगे। हर अवार्ड, हर प्रोत्साहन एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह को जन्म देता है, और ये मेरे लिए ही नहीं पूरे रावत फैमिली के लिए एक गौरव की बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस से जो मुझे अवार्ड मिला एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022, तो ये हम सभी के लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि मेरा नाम रिकमेंड हुआ और मुझे सेलेक्ट किया गया इस काम के लिए। जी जी बिल्कुल। और जैसे कि कहते हैं ना कि किसी बात का हमें रिकॉग्निशन मिल जाए, जो फील्ड हम चुन रहे हैं उसके लिए कोई हमें प्रोत्साहित कर दे कुछ अवार्ड्स देकर, तो बड़ा ही मज़ा आता है। ये अवार्ड्स मैं डेडिकेट करता हूँ मेरे प्रथम गुरु, मेरे आदर्श, मेरे मोटिवेशन, मेरे माता पिता को मैं ये अवार्ड डेडिकेट करता हूँ, और साथ ही उन समस्त कर्मठ टीम को मैं डेडिकेट करता हूँ जिन्होंने मुझे समय समय पर प्रोत्साहित किया। जी बिल्कुल। और जो बच्चा अपने माता पिता के आशीर्वाद लेकर चलता है तो वो तो बहुत ही ऊंची सीढ़ियों पर पहुंच भी जाता है सफलता की। तो नरेंद्र जी, केवल ये तो एक अवार्ड है जो आपने जीता है, और बहुत ही उम्दा अवार्ड है कि आपको बाहर से रिकॉग्निशन मिला। ऐसे बहुत से अवार्ड्स आपने जीते हैं अपने सोशल वर्क के लिए और एजुकेशन के लिए, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आज कैसा महसूस होता है आपको? ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि हर अवार्ड एक मुझे कहीं ना कहीं एक ऊर्जा डेवलप करता है, और साथ ही मुझे एक मोटिवेट भी करता है कि मैं और बेहतरीन से बेहतरीन काम कर सकूं हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। और ये मेरा एक प्रयास हमेशा ही रहेगा कि मैं एक बेहतरीन राष्ट्र के निर्माण में मेरा एक विशेष योगदान हमेशा रहे। जी बिल्कुल। और नरेंद्र जी, जैसे कि मोटिवेशन की आपने बात करी, तो आप एक मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, और आज के इस युग में मोटिवेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम डिफरेंट फीलिंग्स कैरी करते हैं, लेकिन एक हमें प्रोत्साहित करते रहना, होते रहना बड़ा ज़रूरी है। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर का कोई अपना ही सब्जेक्ट होता है जिस पे वो बोलना पसंद करता है, तो क्या किस चीज़ पे आप मोटिवेट करते हैं? इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, मोटिवेशन की जैसी
बात करी आपने, कोविड के टाइम पे जिस तरीके का एक नेगेटिव माहौल था, उस समय मेरे मन में जो मुझे लगा, फील हुआ, तभी से एक मोटिवेशन स्पीकर के नाम से मैं जाना गया, तब से मैंने स्टार्ट करी इसकी एक शुरुआत। और काफ़ी रेस्पॉन्स, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मिला मुझे इस चीज़ को लेके, काफ़ी लोग अप्रिशिएट भी कर रहे थे मुझे। तो उसकी एक कहीं ना कहीं शुरुआत मोटिवेशन स्पीकर से हुई थी। मैं कोविड के टाइम पे बहुत पॉजिटिविटी बातें करता था लोगों के आगे, जो एक डर था, एक माहौल बना हुआ था इस तरीके का नेगेटिव माहौल, उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी डालने का मेरा एक छोटा सा प्रयास था। और मैं कहीं ना कहीं एजुकेशन के बारे में और समाज के एक अच्छे लेवल पे हम काम कर सके, वो चीज़ें मेरा मेन है, फैलाना लोगों के आगे, अपनी भावनाओं को सामने रखना, ये मेरा एक परम टारगेट रहा है कि मैं लोगों के आगे अपनी मन की भावनाएं और एक अच्छा पॉजिटिव माहौल कैसे बना सकूं। जी बिल्कुल, और एक मोटिवेशनल स्पीकर की खास बात होती है कि वो सामने वाले से कनेक्ट कैसे हो पाता है और लोग उससे प्रभावित कितने हो पाते हैं। नरेंद्र सर, कोविड की आपने बात करी, तो कोविड के टाइम में भी आप काफ़ी सारे सोशल कॉज से जुड़े रहे, तो वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, इसमें मैं और मेरे पिताजी और मेरी माताजी और मेरे परिवार के बहुत सारे लोग, और साथ ही हमारे समाज के और भी कई लोग जो हम लोगों के साथ एसोसिएट थे, हम सभी ने मिलके समाज में जाके, लोगों के बीच में जाके, जिस समय पेंडेमिक के टाइम पे घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था, ऐसे लोगों की हेल्प करी हम लोगों ने, जिन्हें जॉब से तुरंत निकाल दिया गया, जो अपने घर नहीं जा पाए, उनको हमें रुकवाना, उनका अरेंजमेंट करना, ये काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने हमारे लेवल पे करी। फूड हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए, हम लोगों ने मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किए, किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट थी उसे ब्लड दिलवाया हम लोगों ने, किसी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी तो हमने ऑक्सीजन हम लोगों ने प्रोवाइड करवाई। तो ऐसे कई अनेक हम लोगों ने हमारे लेवल पे अच्छे प्रयास करे एक समाज के लिए कोविड के टाइम पे। जी जी जी, नरेंद्र जी, बहुत ही नेक काम आप कर रहे हैं। आप एक एजुकेशनलिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, साथ ही में मोटिवेशनल स्पीकर भी है। एक बड़ा खास सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। आज के इस आधुनिक युग में हम सभी स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेते हैं, हम बहुत ही जल्दी ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, हमारे विचार बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। तो सर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं जानना चाहूँगी कि कैसे एक स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जा सके, स्ट्रेस को कंट्रोल किया जा सके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी उठे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। लाइफ में यदि आपको स्ट्रेस कम करना हो, आप योगा कर सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये अर्ली इन द मॉर्निंग आपने डेली 1.5 आवर आपने एक्सरसाइज कर ली, तो आपका स्ट्रेस 50 से 60% अपने आप ख़त्म हो जाएगा। रही बात किसी भी काम को हमें करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है ईमानदारी, एक हॉनेस्टी। दूसरी बात है आपका डेडिकेशन वर्क, आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितना डेडिकेट होके काम करते हैं। एक तीसरी आपकी इन्वॉल्वेशन, कि जिस चीज़ में आप काम करो उससे आपका लगाव, एक जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप लोगों की स्ट्रेस कम करती है किसी भी काम को करने के लिए। जी बिल्कुल, और ये तो बहुत ही अच्छी बात कही है नरेंद्र जी आपने कि सुबह जल्दी उठना, चाहे से रात को हम कितने बजे भी सोए, बट एक नियम बांध लें कि सुबह जल्दी 5 बजे का सवेरा सूरज उगता हुआ तो हमें देखना ही है। ये बात आज के युवाओं को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे वो ओबेस भी नहीं होंगे, ट्रांस फैट बॉडी में कम होगा और हेल्दी भी रहेंगे। नरेंद्र जी, बहुत अच्छी बातें आपसे जानने को मिल रही है। तो एक खास बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ सोशल वर्कर, आप बहुत सी एजुकेशन भी दे रहे हैं। तो उन छोटी बच्चियों को जब आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि किस तरीके से आप उन्हें इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं कि उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हो कि आगे जाके वो खुद अपने डिसीजंस ले सके, या एक कहते हैं ना कि ब्लू बॉय और पिंक बेबी सिंड्रोम जो हमारे सोसाइटी में चलता आ रहा है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो उनकी अपब्रिंगिंग कैसे रहे, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। हम लोग जो बच्चों में डेवलपमेंट करते हैं एजुकेशन के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। मॉरल वैल्यू के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। मॉरल वैल्यू के साथ साथ हम लोग बच्चों में इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करते हैं, और टाइम टू टाइम हम लोग इस तरीके के इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे बच्चा प्रैक्टिकली सीखता है, हर मोमेंट को सीखता है। चाहे वो रक्षाबंधन की बात करी जाए, चाहे होली की बात करी जाए, चाहे दिवाली की बात करी जाए, भारत एक त्योहारों का देश है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस तरीके के इवेंट्स, इस तरीके के एक्टिविटीज़ हम लोग बच्चों में कराते हैं। ये चीज़ें इतनी डेवलपमेंट करते हैं कि बच्चा अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप सीख लेता है आने वाले टाइम के लिए। तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक बेहतरीन होता है कि उसको आगे एक बेहतरीन अपने खुद के करियर में काम करने के लिए वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो बच्चे में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है। जी,
जी नरेंद्र जी, इन सभी एजुकेशन के पीछे जो एक वुमेन एम्पावरमेंट है, एक छोटी बच्ची के मन में जो सोच पैदा करना है आज से ही सोसाइटी को आगे जाकर लीड करने की, क्योंकि वैसे तो हम जानते हैं कि जो वुमेन है वो हर चीज़ में प्रेजेंट है, चाहे वो डिफेंस में कहें या किसी भी फील्ड में कहें, वो पायलट हैं, वो प्लेन उड़ा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो वुमेन गर्ल चाइल्ड के पीछे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे क्या फोकस है सर? उनकी वैल्यूज़ हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं? वैसे आज की नारी, एक महिला जो है समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही है। आज की नारी एक मोटिवेटर है, हाँ। एक आत्मविश्वास से भरी प्रेरणा है। आज देखेंगे, चाहे हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करी जाए, उसके साहस त्याग बलिदान की बात करी जाए, मीराबाई की बात करी जाए, और ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत ही विशेष योगदान दिया है। और जब जब महिला राष्ट्र के निर्माण के लिए खड़ी हुई है, उसने हमेशा इतिहास ही बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र जी, बहुत ही नेक आपकी सोच है। तो ये तो बात चल रही है आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, कुछ आपके अगर शौक पूछे जाए तो आपको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा अलग हट के अगर पूछे तो क्या करना पसंद है? मैं सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में एक्सरसाइज बहुत करता हूँ। सुबह इन द मॉर्निंग 5 o'clock उठ के मेरा सबसे पहला रूटीन ही, जो मेरी एक शुरुआत है, मेरी जो जर्नी है, वो एक एक्सरसाइज से ही होती है। साथ ही साथ मुझे लगता है कभी म्यूज़िक होता है, कभी डांस होता है, कभी मौका मिलता है तो गुनगुना भी लेते हैं, कभी डांस भी कर लेते हैं। गुनगुनाने की बात आ ही गई है सर, तो एक कोई प्यारा सा सॉन्ग अगर आप किसी को भी डेडिकेट करना चाहें या हमें सुनाना चाहें? जी ज़रूर, छोटा सा एक प्रयास ज़रूर करूँगा म्यूज़िक के लिए। ये पल हमें याद आएंगे, वो पल याद आएंगे। ये 2 लाइन में ही आपने बहुत कुछ कह दिया, और बहुत ही मोटिवेटेड हैं सर आप। प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो तालमेल कैसे बिठा पाते हैं? क्या कोई शिकायतें रहती हैं? ऑब्वियसली वाइफ की हमेशा जीवन में हमेशा ही शिकायतें रहती है, उसको कभी कोई फुलफिल नहीं कर पाया। पहले ज़माने के ऋषि मुनि तक फुलफिल नहीं कर पाए हम जैसे बट कोशिश करते हैं वाइफ को पटाने की दोबारा। और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा फूड बनाने का भी बड़ा शौक है, तो कभी नाराज़ होती है तो कुछ ना कुछ बना ही देते हैं उनके लिए। जी, और आज आपको इस मंच पे देखकर वो भी खुश हो जाएंगे कि हाँ, आपने ये चीज़ एडमिट करा कि आपके बिजी शेड्यूल की वजह से वो कहीं ना कहीं नाराज़ होती है, और कैसे आप उन्हें बनाते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि हमारा जीवन साथी हमें समझे भी, और कैसे हम हमारी लाइफ में बैलेंस करके आगे चलें। तो नरेंद्र जी, मैं पूछना चाहूँगी कि फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है? या वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल वर्क से रिलेटेड हो, सर क्या सोचते हैं आगे हमारी सोसाइटी को और अच्छा सर्व करने के लिए? सोसाइटी के लिए मैम एक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी की बहुत बड़ी बातें हैं, उसमें से और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। उत्कृष्ट जागृत परावरणी बोधत, उठो जागो और आगे बढ़ो। हाँ। तब तक आगे बढ़ो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सको। हाँ। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सारी बातें करी है। हाँ। उनमें से एक बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई है। हाँ। तो मेरा प्रयास है कि हमेशा निरंतर कुछ ना कुछ करते रहना जीवन में। जी। तो चाहे वो एजुकेशन की बात करी जाए, चाहे वो सोशल वर्क की बात करी जाए, चाहे वो मोटिवेशनल की बात करी जाए, समाज के प्रति हमेशा डेडिकेट होना, समाज के लिए कुछ अच्छा करना, लोगों को जागृत करना, लोगों को एक अच्छे वैल्यूज़ देना कि जिससे कि वो एक राष्ट्र निर्माण में अपना एक विशेष योगदान दे सके। और हमारा जो प्लान है आगे, हम लोग आगे हॉस्पिटल लाने में भी विचार कर रहे हैं कि आगे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए हम लोग हॉस्पिटल भी डेवलप करें। हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर हम गरीब बच्चों को भी पढ़ाते हैं। वहाँ पर जो नीडी बच्चे होते हैं, जो कोविड के टाइम पे जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं रहे हैं, उन बच्चों को हम लोग फ्री पढ़ा रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनके फादर नहीं है, मदर है, सिंगल वुमेन चाइल्ड है, तो उन बच्चों को भी हम लोग स्कॉलरशिप में पढ़ा रहे हैं। और ऐसे कई नेक काम कर रहे हैं जहाँ पर जितना हो सके हमारे लेवल पर हम लोगों की मदद कर सके। जी जी बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छी बात भी है कि कोविड के टाइम पे जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, हालांकि सरकार ने भी बहुत सी उनके लिए योजनाएं चलाई हैं और आप भी उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। नरेंद्र जी, इस सही मायने में अगर देखा जाए तो नॉलेज इज़ अ पावर फॉर एवरीथिंग। नॉलेज होना आज के युग में, बच्चों के कंपटीशन लेवल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी स्टडी पे ध्यान दें। तो सही मायने में आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो स्कूल एजुकेशन का अर्थ क्या है? स्कूल एजुकेशन मिलनी कैसी चाहिए? स्कूल एजुकेशन प्रैक्टिकली होनी चाहिए, लाइफ से जुड़ी हुई होनी चाहिए। जी। जो नई शिक्षा नीति आ रही है NEP, वो हमारी कहीं ना कहीं संस्कृति से भी जुड़ाव रखती है। जितना मैंने स्टडीज़ करी है उससे रिलेटेड, तो बच्चों में एक प्रैक्टिकली भावना होनी चाहिए। और स्कूलिंग का प्रोडक्ट और एजुकेशन का प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट। आप यदि
20-25 लाख रुपए की गाड़ी लेके रास्ते में चल रहे हैं, वहाँ पर आप आइसक्रीम खा रहे हैं, उसका रेफर सड़क पर फेंक रहे हैं, तो वो आपका एक स्कूलिंग का प्रोडक्ट है, नॉट एजुकेशन का प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन का प्रोडक्ट बनाना है बच्चे में या हर व्यक्ति में, कि वो खुद का अपना एक उसकी खुद की एक जिम्मेदारी हो समाज के लिए, खुद की जिम्मेदारी हो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए। तो वो हमारा पर्पज़ रहता है कि हम बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाएं, उसे एक बेहतरीन एजुकेशन दे, मॉरल वैल्यू एजुकेशन दे, सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ होना चाहिए बच्चा। तो ये हमारा एक प्रयास है। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, और आजकल तो बहुत सी ऐसी योजनाएं भी हम देखते रहते हैं हमारी सरकार की, और एक नो बैग डे, ये नो बैग डे भी मनाया जाता है, जो कि सैटरडेज को बच्चों को बिना बैग लेकर स्कूल आना है। तो वो एक बच्चे इससे तो इस योजना से तो बहुत ही खुश हुए होंगे, तो आपका इसमें क्या विचार है सर, कैसा? जी हाँ, होना भी चाहिए। एक दिन बच्चों के लिए, वैसे तो हर दिन बच्चों के लिए होता है, बट कुछ ना कुछ एक दिन ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चों को फ्री माइंड छोड़ दिया जाना चाहिए, जहाँ बच्चा स्पोर्ट्स भी खेल रहा है, जहाँ बच्चा एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्वेशन हो रहा है, जहाँ बच्चा डांस भी कर रहा है, म्यूज़िक में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, स्पोर्ट्स में भी है। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट। हर बच्चे में एक यूनिक होता है, जो भगवान का दिया हुआ गॉड गिफ्टेड होता है, जिसमें हर बच्चे में एक ऐसी क्वालिटी होती है जो किसी में नहीं होती, बस निखारने का काम होना चाहिए। बिल्कुल, जो उसे निखार गया या समझ गया तो वो दुनिया का बेहतरीन इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो वो बेहतरीन ही होगा। जी सर, और ये काफ़ी समय पहले सर एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक भी रहा है बच्चों के एग्ज़ाम्स जिनसे बच्चों को यूजुअली फोबिया रहता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हमने भी देखा है कि वो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहते हैं, उनकी मम्मियाँ उन्हें बिठा बिठा कर पढ़ाती है कि ये पढ़ो, इस तरीके से करो। तो सर आप कहाँ से सहमत है इस बात से कि बच्चों को जो एग्ज़ाम लेने की प्रतिक्रिया है, हालांकि होना चाहिए जिससे बच्चा और भी सीखे, आगे बढ़े, तो सर क्या रहता है, मतलब आपके नज़रिए से अगर मैं पूछना चाहूँ तो? एग्ज़ाम लाइफ का पार्ट है और जीवन हमेशा अप डाउन रहते हैं, और जीवन परिवर्तन ही जीवन का नियम है। और मेरा मानना है कि एग्ज़ाम होने बहुत ज़रूरी है लाइफ में, जिससे कि अपने आप को प्रूफ करने का एक समय भी मिलता है, चांस भी मिलता है लोगों को। तो मेरा मानना है कि एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और होते रहने चाहिए, इस लेवल पे होने चाहिए कि हर व्यक्ति में अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, उसको कैसे वो आगे बढ़ा सकता है, कर सकता है। जी जी, एग्ज़ाम होने चाहिए, बट ये नहीं होना चाहिए कि हम बच्चे पे और भी ज़्यादा ओवर प्रेशराइज करके कहीं ना कहीं डाल रहे हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर उस तरीके का एक भय बैठ चुका है कि हाँ एग्ज़ाम है तो हमें बैठ के पढ़ना है, ये कभी नहीं होना चाहिए। तो पढ़ना पड़ेगा ही। हाँ, हमारे बचपन की आप बीती आपसे शेयर कर रहे हैं। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें कर कर। एक बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट मैसेज मैं चाहूँगी कि आप हमारे यूथ को दीजिए जो अपना कोई फील्ड चुनने जा रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत कम उम्र में ही अपने इस फील्ड को चुना और आगे बढ़े, और आज भी आप बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो किस तरीके से एक यूथ अपने प्रोफेशनल लाइफ को चुने और मोटिवेटेड रहे, और अगर वो कला और संस्कृति की तरफ भी कहीं बढ़ना चाहे तो उसको भी प्रोफेशन बना के आगे बढ़े, क्या कहना चाहेंगे? जीवन एक लंबा सफ़र है, और ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे बनाएं। और जीवन की किसी भी राह में ज़रूर ऐसा काम करिएगा कि किसी ना किसी की राह में एक मुस्कुराहट जरूर ला सके, या किसी के काम में हाथ जरूर बटा सके। और जैसा कि मैंने अभी बताया, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत बड़ी अनेकों बातें करी है। उन्होंने अपने 40 साल के वर्ष में ही इतने बेहतरीन काम करे, जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका शिकागो में अपनी बातें कही और युवाओं को प्रेरणा दी, उन्हीं प्रेरणाओं से हमें सीखना चाहिए, उन्हीं के बातों से हमें सीखना चाहिए कि हमें देश के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे समाज के लिए कैसे हम बेहतरीन काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, बहुत ही आपने सही बात कही, और हमें बहुत ही अच्छा लगा आपसे जुड़कर, बहुत सी बातें आपने बताई। आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, और युवाओं के लिए आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हैं कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़े। नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो पर आए। थैंक यू सो मच, और आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे बात करी और मुझे इंट्रोडक्शन दिया, और मुझसे रूबरू या मेरी कुछ बातों को आप दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो दर्शकों, आज हमारी मुलाकात हुई नरेंद्र सिंह रावत जी के साथ में, जिनसे हमने जुड़कर बहुत सी बातें करी, जाना कि किस तरीके से एजुकेशन यूथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही में खुश रहना और स्ट्रेस फ्री रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, क्योंकि भारत बहुत सारी कलाओं संस्कृति का देश है, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट हमारी संस्कृति का हिस्सा है वो है हमारी धरोहर।
बहुत से इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे ऐसे राज्य हैं जो अपने धरोहर के लिए प्रसिद्ध हैं। कहीं झील, झरने, तो कहीं बड़े बड़े किले, और इन धरोहरों को देखना बेहद खूबसूरत होता है। यहाँ तक कि दोस्तों विदेशी भी हमारे जब राजस्थान में आते हैं, भारत देश की यात्रा पर आते हैं, तो वो धरोहरों को देखना बड़ा पसंद करते हैं। उसके पीछे जो हिस्टोरिकल्स कहानियाँ होती है वो सुनना बहुत ही पसंद करते हैं। तो दोस्तों आइए चलते चलते आपको सैर कराते हैं, दिखाते हैं बहुत ही प्यारी सी धरोहर। तो आज के लिए इजाज़त लेते हैं, अगले कार्यक्रम में फिर से आप सभी से एक नई पर्सनालिटी के साथ में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए बबीता प्रधान को। देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।